हेलो माय सीबीएसई चैंपियन बच्चों, आपका स्वागत है संकल्प भारत फाउंडेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और राघवेंद्र सर ने जैसा कहा था कि लाइफ प्रोसेसेस का ये जो चैप्टर है साइंस में, इसे एक बार में मत पढ़ो, इसे 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ो। ट्रांसपोर्टेशन अलग, एक्सक्रीशन अलग, रिस्पिरेशन अलग और न्यूट्रिशन अलग। तो इसीलिए मैंने आपको प्लान करके 4 वीडियो देने की बात कही थी कि चारों को अलग अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं इस चैप्टर के ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक को डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जब भी आपको रिवीजन करना हो तो इस चैप्टर का रिवीजन आप इन 4 वीडियो से कर सकते हो, ठीक है। तो चारों वीडियो आपको 1 बाय 1 चैनल पे मिल रही होगी। और अभी आपका जो बोर्ड एग्जाम है, इसमें ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों को हमेशा एक बार में पढ़ने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि इस चैप्टर को 4 पार्ट में ब्रेक करके तोड़ के पढ़ो, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहली बात यह है कि हमको क्या समझना है, किस चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो बेसिकली ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है ताकि रिस्पिरेशन हो सके, है ना। ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए, तभी तो फूड का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा और एनर्जी बनेगी, है ना। तो ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा ना सेल्स तक, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एरोबिक रिस्पिरेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहां ऑक्सीजन देना पड़ेगा, कौन लेके जाएगा, ब्लड। तो इसीलिए ब्लड को पंप भी करना पड़ेगा, तो जिसके लिए भगवान ने ह्यूमन ट्रांसपोर्ट मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है, हार्ट को दे रखा है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है। सबसे पहले यहां बात की है ब्लड की, है ना, कि ब्लड क्या है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब टिश्यू, सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या कोई ऑर्गन है? नहीं। ब्लड क्या कोई सेल है? नहीं। ब्लड एक टिश्यू है और टिश्यू मिलता है सेल से, तो ब्लड में बहुत सारे सेल्स पाए जाते होंगे, है ना। तो पहली चीज तो आपको यही क्लियर हो गई कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम। अब ये जो ब्लड है ना, आपका जो ब्लड है, इस ब्लड के 2 हिस्से होते हैं, एक फ्लूइड मीडियम और उस फ्लूइड मीडियम में तैरने वाले सेल्स। तो जो इस ब्लड का फ्लूइड मीडियम होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। जैसे आपने दही बड़ा खाया है, तो दही बड़ा या खिचड़ी, आपको खिचड़ी बोल रहा हूं, कढ़ी पसंद होगी, तो कढ़ी में पकौड़े डालते हैं हम। तो कढ़ी में जो लिक्विड पार्ट है, कढ़ी को समझ लो ब्लड, तो कंपेयर करने में आसान हो जाएगी। कढ़ी अगर ब्लड है ना, तो कढ़ी का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा है और उस लिक्विड में जो पकौड़े तैर रहे हैं वो सेल्स हैं। समझ में आ गया। तो ब्लड का जो फ्लूइड मीडियम है वो होता है आपका प्लाज्मा। द ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा और इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड, यानी सेल्स क्या कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, है ना। सेल्स इसी प्लाज्मा में तैर रहे होते हैं। सेल्स भी कई टाइप के होते हैं, कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरे टाइप के जो सेल हैं वो क्या हैं, प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गई। हाँ, फिर क्या लिखा है, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। प्लाज्मा का काम क्या है, जो भी डाइजेशन के बाद खाना एब्जॉर्ब हुआ वो आ जाता है ब्लड में। तो ब्लड में कहां आता है, ब्लड में सेल्स में नहीं जाता है, वो ब्लड के प्लाज्मा में आकर मिक्स हो जाता है। तो ब्लड का काम क्या हुआ, ब्लड में प्लाज्मा का काम क्या हुआ, खाने का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और आपने एक्सक्रीशन में पढ़ा होगा कि यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, वो भी इसी प्लाज्मा में ही मिक्स रहता है। तो यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना में मदद करता है ये प्लाज्मा, क्योंकि इसी प्लाज्मा में ये हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट, ये फूड और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि प्लाज्मा में क्या क्या डिसॉल्व रहता है, फूड डिसॉल्व रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है और इसी प्लाज्मा में क्या, आपका नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया डिसॉल्व होता है, यूरिया और यूरिक एसिड। ये सब तीनों चीजें इसी प्लाज्मा में डिसॉल्व यानी घुली रहती हैं। जैसे आप लोग नींबू का शरबत पीते हो, तो नींबू शरबत में आप लोग चीनी डाल देते हो, है ना, पानी में, और फिर उसे क्या करते हो, मिलाते हो, तो घुल गया ना चीनी। बस वही चीज डिसॉल्व हो गया। तो बस उसी चीज कह रहे हैं कि प्लाज्मा में ये तीनों चीजें डिसॉल्व फॉर्म में रहती हैं।
ठीक है। अब बात आई सर ऑक्सीजन कहां गया, तो ऑक्सीजन इज कैरीड बाई आरबीसी। ऑक्सीजन को कैरी करने का काम, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम आरबीसी का होता है। ऑक्सीजन प्लाज्मा में नहीं होता, ऑक्सीजन आरबीसी से जुड़ा रहता है, ठीक है। मेनी अदर सब्सटेंस लाइक, और बाकी चीजें जैसे कि सॉल्ट आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड, ये भी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन। अब इतनी सारी चीजों को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए ब्लड को पंप करना पड़ेगा। तो ब्लड को पंप करने वाला पंपिंग ऑर्गन कौन है, वो है हमारा हार्ट। तो जो हमारा दिल है वो क्या है, वो पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। और वो क्या पंप करता है, वो पंप करता है ब्लड को। ब्लड पंप होगा तो ब्लड के साथ ये सारी चीजें क्या होंगी, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगी और हर सेल तक पहुंच जाएंगी। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है। वी नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, ए नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू रीच ऑल द टिश्यू एंड ए सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ डैमेज। तो ब्लड को हर जगह पहुंचाने के लिए जरूरी है कि एक आपका पंपिंग ऑर्गन हो और साथ ही साथ उस पंपिंग ऑर्गन से बहुत सारे ट्यूब निकले जिसमें से ये ब्लड फ्लो हो सके। जैसे इसका एकदम सिंपल समझा सकता हूं, जैसे हमारे घर में पानी की टंकी है, मोटर लगा है नीचे, लेकिन मोटर को पानी पहुंचाना है टंकी में, तो हवा में पानी तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए हमने पाइप लगाई है। तो जो हमारा मोटर है वो क्या पंप कर रहा है, पानी। तो उसी तरह हमारा जो दिल है वो क्या पंप कर रहा है, ब्लड। और वो ब्लड फिर हमारी आर्टरीज और वेन्स, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं जिनको आप पाइप की तरह मान सकते हो, उनके थ्रू ब्लड कहां जा रहा है, शरीर के हर हिस्से में, और ब्लड में ये सारी चीजें सेल्स तक पहुंच जा रही हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो इतनी चीजें हमें जरूरत है। तो अब और ये मैंने समझा ही दिया कि ब्लड को आप टेस्ट ट्यूब में लेकर सेंट्रीफ्यूज करोगे ना, घुमाओगे, तो प्लाज्मा आपका येलो कलर का अलग दिखेगा और बाकी सेल्स अलग दिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो बात हमने की कि हमें ब्लड को पंप करने के लिए पंपिंग ऑर्गन चाहिए, तो वो हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है वो है हमारा हार्ट। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, मसल्स का बना हुआ मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है। अब जरा इसमें देख लेते हैं, ह्यूमन हार्ट की बात करें या कह लो बर्ड्स और मैमल्स की बात करें, तो बर्ड्स और मैमल्स में जो हार्ट होता है, दिल होता है, वो 4 चैम्बर का होता है। तो इंसान भी तो मैमल है, तो इंसान का भी दिल 4 चैम्बर का होगा। वो 4 चैम्बर क्या है, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए। अब आप कहोगे सर ये तो राइट साइड है, तो यहां लेफ्ट क्यों लिखा है? एक्चुअली में आप ऐसे देख रहे हो, समझ लो ये मेरा दिल है, आप ये देख रहे हो, तो ये मेरा कौन सा हैंड है, तो ये मेरा राइट हैंड है। तो हार्ट का इधर वाला हिस्सा राइट वाला हुआ, इसीलिए ये राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल है। और मेरा ये लेफ्ट हैंड है, तो हार्ट का मेरा इधर वाला हिस्सा लेफ्ट हुआ, तो इसीलिए ये लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है। मतलब आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, समझ लो ये किसी इंसान का दिल है और वो दिल आप सामने से देख रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपके हिसाब से ये लेफ्ट है, लेकिन एक्चुअली उस इंसान का ये राइट है। तो ये 4 चैम्बर हो गए। तो जो अपर चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर आर्ट्रियम कहलाते हैं, और जो नीचे वाले जो बड़े चैम्बर होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। आर्ट्रियम, आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। ये राइट साइड है तो राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट साइड है लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो एक चीज तो आपको ये क्लियर रखना है, डायग्राम से समझा देता हूं, बहुत इजी है। 4 चैम्बर हो गया। अब ब्लड की जो एंट्री होती है वो होती कहां से है? तो पहली बार जो ब्लड एंटर कर रहा है, तो यहां आपको ध्यान रखना है वेन्स का और आर्टरीज का। वेन्स हमेशा ब्लड को बॉडी पार्ट से ब्लड को किधर लाती हैं? टुवर्ड्स हार्ट लाती हैं, हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स हार्ट। और जो आर्टरी है वो हमेशा ब्लड को क्या करती है? हार्ट से दूर ले जाती है।
अवे फ्रॉम हार्ट। एक मिनट, अब ये चीज जिसको समझ में आ गई, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अवे फ्रॉम हार्ट, अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। अवे फ्रॉम हार्ट किधर? बॉडी पार्ट्स की तरफ, चाहे वो लंग्स हो चाहे कुछ और हो, ठीक है। ये टुवर्ड्स हार्ट, वेन्स टुवर्ड्स हार्ट और आर्टरीज अवे फ्रॉम हार्ट। तो ये आर्टरीज और वेन्स समझ लो वो पाइप है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। बात समझ में आ गई? अब शरीर की सबसे बड़ी वेन्स होती हैं वेना कावा, जो अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से ब्लड को लाती हैं। कहां लाती हैं? ब्लड को लाती हैं राइट आर्टरियम में। तो ये देखो, यहां से ब्लड आया और यहां से ब्लड आया, तो पहली बार ब्लड का एंट्री हो रहा है हार्ट में, सबसे पहले किस चैम्बर में? राइट आर्टरियम, ठीक है। अब ब्लड यहां से कहां जाए? अच्छा, अब इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है? तो कमाल की बात बता दूं, इस ब्लड में अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें अभी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको जरूरत है प्यूरिफाई करने की, साफ करने की। इसीलिए क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, इसीलिए इस ब्लड को देखो हल्के से नीले कलर में दिखाया गया है, लेकिन इधर का जो हिस्सा है उसमें ये देखो हल्के क्रीम कलर का दिखाया गया है, क्योंकि ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो ये जो ब्लड आया वो कौन लाया? वेन्स। वेन्स का नाम वेना कावा, शरीर की सबसे बड़ी वेन्स। इन्होंने शरीर के अलग अलग हिस्सों से ब्लड को कहां लाया? राइट आर्टरियम में। फिर राइट आर्टरियम से ब्लड कहां गया? ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब ब्लड जो राइट वेंट्रिकल में गया है, क्या अभी भी इसमें ऑक्सीजन है? नहीं, अभी भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसको क्या चाहिए? ब्लड में ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है। कहां मिलेगा ऑक्सीजन? फेफड़े में, एल्वुलाई में। तो ब्लड को हार्ट से दूर दूर किधर? लंग्स की तरफ ले जाना होगा। तो हार्ट से दूर कौन ले जाता है? आर्टरी। लेकिन लंग्स की बात आ गई तो पल्मोनरी। तो कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल से लेकर जाएगी। कहां लेकर जाएगी? ये जाएगी लंग्स में। तो ये दो पार्ट में डिवाइड क्यों हो गई? एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग, ठीक है। तो ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए पल्मोनरी आर्टरी मतलब, तो एक चीज दिमाग में बैठाना, सर ने क्या पढ़ाया था? राघवेंद्र सर ने, आर्टरी का मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। और पल्मोनरी नाम आ गया तो लंग्स, तो हार्ट से दूर किधर की तरफ? लंग्स की तरफ। तो ब्लड यहां कहां आया? लंग्स में आया। अब एल्वुलाई में क्या होगा? एल्वुलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाएगा, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई में चला जाएगा, और फिर एल्वुलाई से जब हम सांस छोड़ेंगे तो यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा, और ब्लड में क्या आ जाएगा? ऑक्सीजन। अब वो ऑक्सीजन वहां लंग से, एल्वुलाई से बॉडी पार्ट में नहीं जा सकता, उसे पंप करना होगा। तो दोबारा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अब देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, अभी तक ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन अब एल्वुलाई में जब ब्लड पहुंचा, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, एल्वुलाई से ऑक्सीजन ब्लड में। अब ऑक्सीजन में, ब्लड में ऑक्सीजन आ गया है, लेकिन अब वापस से इस ब्लड को हार्ट में भेजना होगा। तो हार्ट की तरफ, लंग से हार्ट की तरफ, टुवर्ड हार्ट कौन लाएगा? वेन। उस वेन का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लाएगी? यहां लेफ्ट आर्टरियम में। तो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां आया? लेफ्ट आर्टरियम में। अब यहां लंग्स में जब ये हार्ट में जब ब्लड आया, अब ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। अब क्या होगा? अब यहां से जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहां आएगा? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब आप क्या देख रहे हो? दोनों वेंट्रिकल की दीवारें ज्यादा मोटी हैं एज कंपेयर टू आर्टरियम। क्यों? क्योंकि भैया प्रेशर लगाना है और प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना है, तो प्रेशर अप्लाई करने के लिए वेंट्रिकल की दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं, ठीक है। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अंदर जो ब्लड भरा था उस पर प्रेशर लगेगा, तो वो कहीं से निकलने की कोशिश करेगा, तो वो निकलेगा कहां से? उस
ब्लड वेसल्स का नाम है एओर्टा। एओर्टा क्या है? एक तरीके की शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां निकलेगा? एओर्टा के थ्रू। तो अब एओर्टा क्या है? आर्टरी है, तो ब्लड को किधर ले जाएगी? अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर कहां? बॉडी पार्ट्स तक। तो शरीर के हर बॉडी पार्ट के हर सेल तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? पहुंच जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्योंकि इस एओर्टा में जो ब्लड बह रहा है ये प्रेशर के साथ बह रहा है, यानी आर्टरी में ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, इसीलिए आर्टरीज की जो दीवारें होती हैं वो वेन्स के कंपैरिजन में मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती है? क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर के साथ बहता है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए मोटी दीवारें होंगी, तभी तो काम चलेगा। नहीं तो क्या होगा? नसें फट जाएंगी और सारा खून फैल जाएगा और क्लॉटिंग हो जाए, इंटरनल हिमोरेज हो जाएगा, जिससे लोग मर जाते हैं। तो सीक्वेंस क्या हुआ? ब्लड का सीक्वेंस हुआ राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहां से लंग्स से वापस लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और फिर यहां से शरीर में, फिर वापस से शरीर से वेना कावा द्वारा फिर आएगी यहां। अब ये चलता रहेगा, ये साइकिल चलती रहेगी, और जब तक चलेगी जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक जिंदा है तब तक हार्ट बीट करता है। अब आपको ये ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना है कि इन दोनों का फंक्शन पूछा जाता है, तो मैंने क्लियर कर दिया। अब एक चीज और कि ब्लड की एग्जिट कहां से हो रही है? एग्जिट, फाइनल एग्जिट यहां से हुई, लेकिन एंट्री दो बार हुई। एक बार ब्लड की एंट्री यहां हुई, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं। एक बार ब्लड की एंट्री यहां हुई और एक बार ब्लड की एंट्री यहां हुई। तो ब्लड की दो बार एंट्री हो रही है, एक बार ऐसे गया, फिर लंग्स से वापस हार्ट में आया, और तब जाकर यहां से क्या हुआ? फाइनल एग्जिट हुआ। तो हार्ट में ब्लड कितने बार एंटर करता है? दो बार। इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन, क्योंकि दो बार सर्कुलेट हो रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो दो बार एंट्री किया यहां और यहां इस चैम्बर में, और तब बाहर निकला। बात समझ में आ गई? इसीलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और एक चीज कमाल की बात यह है कि आप क्या देख रहे हो? ये क्या है? ये दीवारें हैं, इससे सेप्टम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाले ब्लड से कभी भी कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है। यानी कभी भी इन दोनों ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों कभी भी मिक्स नहीं होते। तो मिक्स नहीं होंगे तो ये जो ब्लड बॉडी में पहुंचेगा उसमें पूरा का पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है कि नहीं? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं। तो ये तो अच्छी बात है कि ये शुद्ध खून, अच्छा खून जिसमें ऑक्सीजन है, जिसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये बॉडी के हर सेल तक पहुंचेगा। तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा सेल, तो ज्यादा एरोबिक रिस्पिरेशन, ज्यादा एनर्जी पैदा होगी, और ज्यादा एनर्जी हम जैसे बर्ड्स और मैमल्स को चाहिए। क्यों? हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। तो मेंटेन करने के लिए खर्चा होगा, एनर्जी खर्च होती है। तो एनर्जी को लगातार पैदा भी करना होता है। अगर आप लगातार रोटी खा रहे हो तो कोई रोटी सेकने वाला भी होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा। उधर सेक रहा है आप खा रहे हो, उधर सेक रहा है आप खा रहे हो। तो उसी तरह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए लगातार एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो लगातार एनर्जी पैदा भी तो करना पड़ेगा। और एनर्जी कैसे पैदा होगी? एरोबिक रिस्पिरेशन से, जिसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन वाला ब्लड, है ना? ऑक्सीजन चाहिए। तो ब्लड लगातार शुद्ध वाला ऑक्सीजन पहुंचाएगा, तभी तो एनर्जी पैदा होगी। तो ये अच्छे तरीके से इसीलिए हो पाता है हमारे बॉडी में, क्योंकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स नहीं होता। और अगर मिक्स हो जाता तो फिर ऑक्सीजन उस अमाउंट में हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पाता, एरोबिक रिस्पिरेशन ठीक से नहीं होता, एनर्जी उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाती, तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। बात समझ में आ गया? तो ये डायग्राम मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। वही चीज यहां लिखी है कि द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज एज बिग एज अवर फिस्ट। फिस्ट मतलब मुट्ठी। तो जितना बड़ा आपकी मुट्ठी है उतना बड़ा हार्ट होता है।
because both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chambers to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide. तो अगर आपसे पूछे कि इंसानों में 4 चैम्बर हार्ट के क्या फायदे हैं, एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होता. क्यों? क्योंकि इधर के 2 चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है और इधर के 2 चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और ये कभी भी एक दूसरे के कांटेक्ट में कहां आ रहे हैं? नहीं आ रहे. तो ये 4 चैम्बर के फायदे हैं. बात समझ में आ गई? अच्छा, ये भी ध्यान रख लो कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं. यहां लिख दूं, 4 चैम्बर होते हैं बर्ड्स और मैमल्स में. बर्ड्स प्लस मैमल्स में 4 चैम्बर हर्ट होते हैं. ठीक है. 3 चैम्बर हर्ट रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में होते हैं. एम्फीबियंस में जैसे मेढक जमीन और पानी दोनों में रह सकते हैं, और मछलियों में 2 चैम्बर हर्ट होते हैं. फिशेज में 2 चैम्बर हर्ट होते हैं. तो हम इंसान मैमल्स है तो हमारे में भी 4 चैम्बर. ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है. हाँ, तो द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स हैज टू बी ब्रॉट बैक टू द हार्ट. दिस ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड इज देन पम्प्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बात समझ में आ गई? हाँ, चलिए नेक्स्ट. वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. और ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने का काम जो ब्लड कर रहा है, ये सीक्वेंस में होता है. तो वही मैंने बताया कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट. तो अब ये जो स्टेटमेंट लिखा है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाना पड़ता है, इसके लिए ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहां से आया? लंग्स से आया. कौन लाया? पल्मोनरी वेन. ठीक है. तो सबसे पहले जो अपर चैम्बर है हार्ट का ऑन द लेफ्ट साइड, दैट इज लेफ्ट आर्ट्रियम, ये क्या होता है? ये यहां सबसे पहले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ब्लड. अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. लंग्स में जब ब्लड में, लंग्स में एल्वुलाई से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ गया. अब ब्लड में आपका ऑक्सीजन है, अब उस ब्लड को पल्मोनरी वेन कहां लेकर आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम में. तो जब लेफ्ट आर्ट्रियम ब्लड को इकट्ठा कर रहा है, समझ लो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ब्लड दे दो ब्लड दे दो, तो उस समय ये चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है कि रिलैक्स कर रहा होता है? वही चीज यहां लिखी है कि while receiving the blood the left atrium relaxes. रिलैक्स कर रहा होता है ना? तो लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स कर रहा होता है जब वो ब्लड कलेक्ट कर रहा है. ठीक है. तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स कर रहा है, तो रिलैक्स करेगा तो ये ब्लड आकर यहां भर जाएगा. ठीक है. अब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, क्योंकि रिलैक्स करने से ना जगह बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट करने से जगह कम हो जाती है. आपको मैं बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट होकर बैठ जाओ तो आप सिकुड़ के बैठ जाओगे तो जगह कम होगी ना. तो रिलैक्स में याद रखना जगह ज्यादा होती है, कॉन्ट्रैक्ट में जगह कम होती है. तो अगर इस लेफ्ट आर्ट्रियम को यहां से ब्लड आएगा, कहां? लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आएगा, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि रिलैक्स होना चाहिए? तो अगर इसमें ब्लड भरना है तो इसे रिलैक्स होना चाहिए. तो जब ये रिलैक्स होता है ब्लड आके भर जाता है. अब ये वाला चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, तो उसके वजह से ब्लड पर प्रेशर पड़ता है और वो सारा ब्लड अब कहां आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में. वही चीज यहां लिखी है. इट देन कॉन्ट्रैक्ट. फिर लेफ्ट आर्ट्रियम जो पहले रिलैक्स हुआ था अब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जबकि जब नेक्स्ट चैम्बर है, नेक्स्ट चैम्बर कौन है? लेफ्ट वेंट्रिकल, वो रिलैक्स करता है, तो सारा ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है. एंड व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब आपका ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा? तो द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी. तो ब्लड जो है हार्ट से दूर बॉडी में पंप होगा. Deoxygenated blood comes from the body to the upper chamber on the right side, the right atrium.
अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात कहे तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां आता है? सबसे पहले राइट आर्टरियम में आता है। जब वो रिलैक्स करेगा, जाहिर सी बात है जब रिलैक्स करेगा तभी तो ब्लड भरेगा चैम्बर में। चैम्बर में ब्लड तभी भरेगा जब वो चैम्बर रिलैक्स करे, ठीक है। एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, अब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है वो नीचे वाले चैम्बर यानी राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा जो उस समय रिलैक्स कर रहा है ना। दिस ट्रांसफर द डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच इन टर्न पंप्स टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड, अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैम्बर से, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड पंप करेगा कहां? लंग्स में। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये ब्लड कहां जाएगा? बॉडी पार्ट्स में। यानी इन दोनों वेंट्रिकल को ब्लड को प्रेशर के साथ पंप करना है। तो इसीलिए इन दोनों वेंट्रिकल्स की जो दीवारें होती हैं, ये दीवार देख रहे हो, वो क्या होती हैं? मोटी, थिक, ताकि वो प्रेशर के साथ ब्लड को पंप कर सके। ये वाला लंग्स में और ये वाला चैम्बर बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। बात समझ में आ गई? विच इन टर्न पंप्स टू द lungs for oxygenation. Since ventricle has to pump blood into various organ, they have thicker muscular wall. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वेंट्रिकल्स की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? इसीलिए क्योंकि दो वेंट्रिकल्स को ब्लड प्रेशर के साथ पंप करना होता है, ठीक है, क्लियर। और इसीलिए आर्टरीज की दीवारें मोटी होती है ताकि उस प्रेशर को झेल सके। Valve ensure that blood does not flow backward when the arteria or ventricle contract। अब ये चीज बहुत समझ में आ गई। ये वॉल्व कहां की बात हो रही है? ये वॉल्व कहां है? जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये वॉल्व है तो एक बार ब्लड इस चैम्बर से इस चैम्बर आया और अगर ये दरवाजा खुला रहेगा तो ये सारा ब्लड वापस इधर नहीं जा सकता, जा सकता है ना। इसीलिए जब ब्लड राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, गेट बंद हो जाता है, ताकि ब्लड फिर इधर वापस ना जाए, वो जाए तो इधर ही जाए। ठीक उसी तरह यहां भी क्या है? चैम्बर है, वॉल्व है, चैम्बर नहीं वॉल्व। तो यही वॉल्व है जिसकी बात हो रही है कि जब भी ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल में आता है तो ये चैम्बर क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो वापस बैक फ्लो ना करे। वही लाइन लिखी हुई है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं कि वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड। तो वॉल्व का काम है कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, बैकवर्ड फ्लो को रोकना, यानी ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल जाए लेकिन वेंट्रिकल से वापस आर्टरियम में ना आए। समझ में आई बात? राइट आर्टरियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाए लेकिन ये वापस इसमें वापस ना आ जाए, इस फ्लो को रोकने का काम ये वॉल्व करते हैं, जो वॉल्व हार्ट में होते हैं। तो आपने सुना होगा कई लोगों के हार्ट का वॉल्व खराब है, तो वॉल्व खराब है तो वो यही चीज होती है, ठीक है। चलो अब उसी चीज को यहां फिर से डायग्राम में दिखाया गया है, क्लियर। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है एक पहली चीज तो कि ये वेन्स हैं, ये आर्टरीज हैं, और आर्टरीज आगे चल के छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जा रही हैं जिन्हें हम कैपिलरीज कह रहे हैं। तो हमारे बॉडी में तो इसका मतलब 3 टाइप की वेसल्स हो गई, ब्लड वेसल्स, एक वेन्स, कैपिलरीज और आर्टरीज, है ना। आर्टरीज जाकर बहुत छोटी छोटी ब्रांच में सिंगल सेल की थिकनेस वाली ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये कैपिलरीज की दीवारें थिन होती हैं। क्यों थिन होती हैं? ताकि एक्सचेंज हो सके। किस चीज का एक्सचेंज? अरे सेल में कार्बन डाइऑक्साइड है, वो आ जाएगा ब्लड में, और आर्टरी में जो ऑक्सीजन है वो पहुंच जाएगा किस में? सेल्स में। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सके, इसीलिए कैपिलरीज की दीवारें पतली होती हैं। फिर सारी कैपिलरीज मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? वेन्स, और वेन्स में क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आर्टरीज में ऑक्सीजन होता है। तो यहां कैपिलरीज का सेल के बीच में, सेल और कैपिलरीज के बीच में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। ये कैपिलरीज सारा ऑक्सीजन सेल को दे देती हैं, सेल को, और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती हैं। बात समझ में आ गई? तो उसी चीज को दिखाया गया है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर कैपिलरीज मिलकर वेन्स बना ली, फिर वेन से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां पहुंचा? राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल, फिर यहां पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां गया? लंग्स में,
लंग्स में फिर एक्सचेंज हुआ और ब्लड में फिर ऑक्सीजन आ गया, फिर ऑक्सीजन वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पहुंचा, लेफ्ट आर्टरियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल और फिर एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी में जाकर आर्टरी फिर डिवाइड हो जाएगी कैपिलरीज में, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा और ये लगातार काम चलता रहता है। ठीक है, चलिए अब द सेपरेशन ऑफ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ब्लड में 4 चैम्बर, हार्ट में 4 चैम्बर और इस 4 चैम्बर में 2 चैम्बर लेफ्ट साइड है, 2 चैम्बर राइट साइड है। तो ये जो सेपरेशन है ये मदद करता है हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होने से रोकता है। और सच सेपरेशन, और इसका सबसे बड़ा, ये जो सेपरेट हमने कर दिया, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ऑक्सीजन की इफिशिएंट, हाईली इफिशिएंट सप्लाई हो पाती है हमारे बॉडी तक। तो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाता है हमारे सेल्स तक, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन की मदद से रिस्पिरेशन होता है, एरोबिक रिस्पिरेशन से ज्यादा एनर्जी पैदा होती है और उस ज्यादा एनर्जी का यूज करके हम बर्ड्स और मैमल्स अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं लगातार। इसीलिए भगवान ने हमारे हार्ट को 4 चैम्बर का बनाया है बर्ड्स और मैमल्स में, क्योंकि हमको लगातार अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है और यह काम बहुत एनर्जी वाला है, जिसके लिए लगातार एनर्जी पैदा करनी होती है। और एनर्जी पैदा करने के लिए कौन सा प्रोसेस, रिस्पिरेशन, और रिस्पिरेशन में एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाने के लिए यह जरूरी है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ना मिक्स हो, और इसीलिए भगवान ने हमारे 4 चैम्बर बनाए हैं, कभी भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, अब ऐसे जानवर जिनको अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, तो फिर वहां 4 चैम्बर की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द इन्वायरमेंट। ऐसे जानवर जो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते, वो अपने इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को बदल लेते हैं। सच एनिमल्स जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है और ये थोड़ा बहुत टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है और ये टॉलरेट कर लेते हैं क्योंकि इतना ज्यादा एनर्जी की डिमांड नहीं है। लेकिन मछलियों में केवल 2 चैम्बर हार्ट होता है। फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर हार्ट एंड द ब्लड इज पंप्ड टू द गिल्स। ये गिल्स हैं, ब्लड को यहां पंप किया जाता है। ठीक है, गिल्स में क्या है, ऑक्सीजन कहां से आया, पानी से। फिर जैसे ही ब्लड में ये ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है और ये ब्लड वापस हार्ट बॉडी में भेज दिया जाता है। Thus, blood goes only once through the heart and the fish. In the fish, during one cycle of passage through the body, on the other hand, it goes through the heart twice during each cycle. In other vertebrates, this is known as double circulation. यानी मछलियों में 2 चैम्बर, तो एक चैम्बर से ब्लड आया, दूसरे चैम्बर में ऑक्सीजन उससे मिक्स हुआ और फिर ये ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड मछली के शरीर में ट्रांसफर हो गया। तो मछलियों के केस में तो ब्लड हार्ट से एक ही बार गुजरा, तो ये सिंगल सर्कुलेशन है, लेकिन हम लोग के केस में 2 बार पास हुआ तो डबल सर्कुलेशन है। ठीक है, चलिए अब यहां किसकी बात की गई है, ब्लड प्रेशर की बात की गई है। किसकी बात की गई है, ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है, तो आपके आर्टरीज या वेन्स में क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो कभी आपने पाइप को नल से जोड़ा है, जोड़ा होगा। मान लीजिए गमले में पानी देना है तो आपने पाइप निकाला, नल से जोड़ा और फिर पानी देने लगे। तो जब कभी आपने इमेजिन किया है या कभी देखा है कि जब पाइप में से पानी बहता है तो पाइप को दबाओगे तो दबेगा नहीं, लेकिन उस पाइप में अगर पानी ना हो तो दबाओ तो दब जाएगा। तो ऐसा क्यों, इसका मतलब यह कि जब भी पाइप में पानी बहेगा तो पानी पाइप की दीवारों पर क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है। उसी तरह जो ब्लड है, जब वो ब्लड वेसल में फ्लो करता है, किसी आर्टरी में फ्लो करता है, तो वो क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो ब्लड द्वारा ब्लड वेसल्स की दीवारों पर लगाया गया ये जो प्रेशर है, यही ब्लड प्रेशर होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, कौन लगा रहा है, ब्लड। कहां लगा रहा है, ब्लड वेसल की दीवार पर। जैसे मैं मान लो इस कमरे में हूं, अब मैं इस दीवार पे धक्का लगाऊं
तो मैं ब्लड, और मैं इस ब्लड वेसल के अंदर फ्लो कर रहा हूं, और मैं इसकी दीवार पर प्रेशर लगा रहा हूं, तो यही प्रेशर जो होगा वो ब्लड प्रेशर कहलाएगा, जिसको हम मेजर करते हैं किस इंस्ट्रूमेंट से? इस स्फिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से। ठीक है। अब ये प्रेशर तब ज्यादा होगा जब हमारा वेंट्रिकल, याद करो, ये जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा प्रेशर के साथ ब्लड किसमें फ्लो होगा? एओर्टा में। तो जब आप इसमें प्रेशर मेजर करोगे तो वो प्रेशर ज्यादा मिलेगा, तो इसी ज्यादा प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो जो ब्लड बह रहा है वो थोड़ा कम प्रेशर के साथ बहेगा, तो उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो हमारे ब्लड प्रेशर में दो टाइप का प्रेशर होता है। एक, जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो प्रेशर होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा होता है ना। ये कितना होता है? 120 mmHg। और जब हमारा जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स करता है, कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो उस समय जो प्रेशर होता है ब्लड का वो थोड़ा कम होता है, और उस प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या सिस्टोल के समय जो प्रेशर है वो सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकुलर रिलैक्स के समय जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर, और ये होता है 80 मिलीमीटर Hg। तो इसीलिए हम लोग जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लिखते हैं वो लिखते हैं 120/80। ठीक है। अगर यही ब्लड प्रेशर बढ़ जाए मतलब ये ऐसा हो जाए 170, 110, 120 वाला 170 हो गया, और जो लो प्रेशर था वो 80 से 110 हो गया, तो इसे कहेंगे हाइपरटेंशन, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स का मतलब कि हमारी ये जो ब्लड वेसल्स हैं, तो इसकी दीवारें किसकी बनी है? मसल्स की। अब ये दीवारें कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं तो हमारी मसल्स, जो हमारी आर्टरी है, उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो अगर इसका साइज छोटा हो जाएगा, ल्यूमेन का साइज, तो अंदर जो ब्लड बह रहा है वो ज्यादा प्रेशर लगाएगा, तब आपका बीपी बढ़ जाएगा, और इसे कहेंगे हम क्या? बताइए, हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के केस में क्या होता है कि जो हमारी आर्टरीज की दीवारें हैं ना, वो मसल्स की बनी है, और वो मसल्स क्या हो जाती है? कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी सिकुड़ जाती है। तो जैसे अभी साइज इतना था, अब सिकुड़ गई मसल्स तो साइज छोटा हो गया, तो अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी ज्यादा बढ़ा हुआ प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं, और इसके कारण हो सकता है कि हमारी आर्टरीज की दीवारें फट जाए, एंड रप्चर ऑफ एन आर्टरी, और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए। होता है, दिमाग में होता है ना, दिमाग में क्लॉट जम गया। तो क्लॉट कैसे जमा? ब्लड, आर्टरीज फट गई, प्रेशर में था, ब्लड बाहर आ गया। बाहर आएगा जब भी ब्लड वेसल्स के बाहर आएगा तो वो क्लॉट कर जाएगा। जैसे आपको चोट लगती है, ब्लड बाहर आ जाता है तो वो जम जाता है ना। तो किसके बाहर आ गया? ब्लड वेसल में फ्लो हो रहा था, और ब्लड उसके बाहर आएगा तो क्लॉट हो जाएगा। तो वही चीज है। अब समझ में आया क्लॉटिंग का केस क्या है? ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्यूब्स यानी ब्लड वेसल्स की। तो आपको पता ही है 3 टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। अब आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस पूछा जाता है। तो आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या बताया था? आर्टरी की दीवारें ज्यादा मोटी होती हैं एज कंपेरिजन टू वेन्स। क्यों? क्योंकि आर्टरीज को झेलना है प्रेशर ब्लड का, दीवारें मोटी होनी चाहिए, नहीं तो फट जाएंगी। फिर दूसरा अंतर, आर्टरीज में वॉल्व नहीं होते, वेन्स में वॉल्व होते हैं। वेन्स में क्या होती हैं? वॉल्व। जैसे ये मान लो ये क्या है? वेन। तो वेन में वॉल्व होता है इस तरीके से। तो अगर वेन में ब्लड फ्लो हो रहा है, वेन में ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ये वॉल्व ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करेंगे, लेकिन आर्टरीज में वॉल्व नहीं होती। दूसरा डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, वेन्स हमेशा ब्लड को क्या करती हैं? टुवर्ड्स हार्ट कैरी करती हैं। आर्टरीज हमेशा ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? और फिर आगे चल के आर्टरीज क्या होती हैं? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में डिवाइड हो जाती हैं, और ये जो स्मॉलेस्ट वेसल्स हैं जिनकी दीवारें
एक सेल जितनी थिक होती हैं उन्हीं को हम कैपिलरीज कहते हैं। यानी ये इनकी बात कर रही है, इनकी बात कर रही है कि आर्टरीज आगे चल के बहुत सारे ब्रांच में डिवाइड हो जाती है और उन छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिनकी दीवारें केवल एक सेल जितनी थिक हैं, तो एक सेल थिक मतलब बहुत ही पतली, उन्हीं ब्लड वेसल्स को हम कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, all called capillaries, exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins that convey blood away from the organ or tissue. तो कैपिलरीज की दीवारें पतली क्यों हैं? ताकि सेल और कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसके बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो सके, एक्सचेंज हो सके। ब्लड लेकर पहुंचा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन वो कैपिलरीज में जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा सेल्स में, और सेल्स में रिस्पिरेशन के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुआ था वो आ जाएगा ब्लड में। अब ब्लड में क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये कैपिलरीज मिलके बन जाएंगी वेन्स। तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो किधर जाएगा, हार्ट की तरफ, टुवर्ड्स हार्ट। फिर उसको फिर से प्योरीफाई करेगा कौन, हार्ट उसे पंप करेगा और लंग्स उसे प्योरीफाई करेगा। बात समझ में आ गई? हाँ। अब हमारे ब्लड में सेल्स में 3 टाइप की सेल थी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटिलेट। तो प्लेटिलेट का काम क्या है? प्लेटिलेट का काम है कि ब्लड फ्लो को रोकना। ब्लड फ्लो को मतलब ब्लड में चोट लग गई मान लो, तो ब्लड आपका ब्लड वेसल्स के बाहर आ गया, ठीक है, तो इसको रोकने का काम, यानी ब्लीडिंग को रोकने का काम, ब्लीडिंग को रोकने का काम हमारे प्लेटिलेट्स का होता है। नेचुरली the loss of blood from the system has to be minimized. In addition to leakage would be lead to loss of pressure which would reduce the efficiency of the heart. यानी हार्ट की इफिशियंसी कम हो जाएगी अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया, और ये ब्लड प्रेशर तब कम हो सकता है जब हमारा ब्लड शरीर के बाहर निकलने लगे, ब्लीडिंग होने लगे। तो ब्लीडिंग ना हो इसके लिए हमारे प्लेटिलेट क्या करते हैं, क्लॉटिंग करते हैं और ब्लड के लॉस को रोकते हैं। लेकिन कई बार एक्सीडेंट इतना तेजी से हो जाता है कि अचानक बहुत सारा खून शरीर का बह जाता है तो डेथ हो जाती है। लेकिन जब छोटी मोटी चोट लगती है तो डेथ नहीं होती। क्यों? छोटी मोटी चोट लगी, खून बाहर निकला, लेकिन 1-2 मिनट बाद क्लॉटिंग हो गई, किसने की, प्लेटलेट ने, तो आपका खून निकलना बंद हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन ह्यूमंस में, प्लांट्स में भी तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन किसका होता है? प्लांट्स में पानी का, मिनरल्स का और फूड का, इन सब चीजों का भी तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होना चाहिए। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है आइए समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको ये पैराग्राफ उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो समझाया है, ये समझाया है कि चीजें प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है। लेकिन आइए फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या लिखा है? We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesis energy stored in their chlorophyll containing organs, namely leaves. The other kind of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. यानी कहने का मतलब अभी तक यह है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, उसके लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है, और फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो क्या बनाता है, खाना, और उस खाने को क्या करता है, स्टोर करता है, कहां, पत्तियों में। फिर और भी दूसरे रॉ मटेरियल चाहिए जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, मिनरल्स हैं, और ये उसे कहां से मिलेगा, मिट्टी से। तो मिट्टी से इन रॉ मटेरियल्स को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाना पड़ता है ना। अब इन सारी चीजों का जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स। तो यानी फिर ये रूट में, भाई सॉइल का कांटेक्ट किसके साथ है, रूट में, तो रूट में इन चीजों का, रॉ मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होगा, तभी तो वो रूट से होते हुए पत्तियों तक ये सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन होगा, है ना। इफ द डिस्टेंसेस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेक्टिंग ऑर्गन आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन बी इजिली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज, यानी सॉइल के कांटेक्ट में कौन है, रूट,
और रूट से कहां पहुंचाना है रॉ मटेरियल को? पत्तियों तक, जहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो रूट और पत्तियों के बीच का अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। तो प्लांट को तब ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नई व्यवस्था, नया सिस्टम पैदा करना होगा, है ना। वही चीज लिखा है, बट इफ दीज डिस्टेंसेस बिकम लार्ज because of changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. तो ये याद रखना, प्लांट अगर बहुत लंबा है तो वहां डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, वहां ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ दूसरा मेथड होना चाहिए ताकि पत्तियों तक रॉ मटेरियल पहुंचाया जा सके, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस हो और फिर उस फोटोसिंथेसिस के बाद पत्तियों में जो खाना बने उसे फिर रूट तक या दूसरे पार्ट तक पहुंचाया जा सके, है ना। तो इसके लिए ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयर फॉर एसेंशियल इन सच सिचुएशन। इसीलिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में डिफ्यूजन के अलावा एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत क्यों है? क्योंकि डिफ्यूजन की मदद से कुछ चीजों रॉ मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो थोड़े डिस्टेंस तक पॉसिबल है, लेकिन ज्यादा डिस्टेंस के लिए तो एक अलग से मैकेनिज्म चाहिए, डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा। तो वो अलग सा मैकेनिज्म क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन, प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मेनी टिश्यूज, एज ए रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड and can use relatively slow transport system. The distances over which transport system have to operate, however, can vary large in plants such as very tall trees. यानी कहने का मतलब यह है कि प्लांट्स में एनिमल के कंपैरिजन में एक तो डेड सेल्स ज्यादा होते हैं, ऊपर से प्लांट को मूवमेंट नहीं करनी होती, प्लांट अपनी जगह पर रहता है, प्लांट्स डू नॉट मूव, अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। तो प्लांट की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एनिमल्स की है। तो इसीलिए प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम थोड़ा सा सिंपल है एज कंपैरिजन टू एनिमल। तो अब आइए देख लेते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल क्या है। तो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम रूट्स। पत्तियों में जो एनर्जी स्टोर है, खाना स्टोर है, उसको मूव कराना है, और जड़ों में, रूट्स में जो रॉ मटेरियल है उसे मूव कराना है। तो इसके लिए दो पाथवे की जरूरत पड़ेगी। एक पाथवे खाना ले जाएगा पत्तियों से दूर, रूट में, बाकी अलग अलग जगहों पे, और दूसरा पाथवे रूट से रॉ मटेरियल को ले जाएगा पत्तियों तक। बात समझ में आ गई? तो दस टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब्स। अब ये दोनों पाथवे एक दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं, इंडिपेंडेंट काम करते हैं। एक पाथवे रॉ मटेरियल को रूट से पत्तियों तक ले जा रहा है और दूसरा पाथवे पत्तियों में बना हुआ खाना या एनर्जी को रूट या ऊपर शूट फ्रूट्स तक ले जा रहा है। और ये दोनों इंडिपेंडेंट पाथवे काम करते हैं और ये बने होते हैं ट्यूब्स की। किसकी मदद से बने होते हैं? ये ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे एक ट्यूब ये, एक ट्यूब ये। एक ट्यूब में खाना पत्तियों से रूट तक जा रहा है और दूसरे पाथवे में रूट से जो रॉ मटेरियल है वो पत्तियों तक जा रहा है। तो दो इंडिपेंडेंट पाथवे है और ये पाथवे कंडक्टिंग ट्यूब से बना होता है, ठीक है। एक को हम जाइलम कहते हैं, वंस द जाइलम मूव्स, और दूसरा एक होता है फ्लोएम। ये कंडक्टिंग ट्यूब्स का जो नेटवर्क है, एक नेटवर्क जाइलम कहलाता है, दूसरा फ्लोएम कहलाता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि वन द जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल। अब जाइलम क्या करता है, किस चीज को मूव कराता है? जाइलम का काम है पानी और मिनरल्स को, वाटर और मिनरल्स को, यहां इधर होगा, जाइलम ये फ्लोएम। क्लियर? अब जाइलम का काम क्या है? जाइलम का काम है कि पानी और मिनरल्स को
रूट, रूट नीचे है तो नीचे से ऊपर पत्तियों तक ले जाना। जाइलम मूव्स वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉइल, तो सॉइल से जो मिनरल्स वाटर मिला वो रूट में आया, और रूट से ये जो जाइलम का कंडक्टिंग ट्यूब है ये वाटर और मिनरल को पत्तियों तक ले जाता है। लेकिन दूसरे तरफ द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फ्लोएम का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का? खाना, ग्लूकोज। फ्लोएम का काम है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है ग्लूकोज, ठीक है, इसको पत्तियों से फ्रॉम लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, पत्तियों से दूर दूसरे पार्ट तक ले जाना। दूसरा पार्ट रूट भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है ना? जैसे ये पत्ती है, ऐसे समझो, जैसे ये पत्ती है, पत्ती में क्या बना? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज की जरूरत नीचे रूट में भी हो सकती है, और इस ग्लूकोज की जरूरत ऊपर शूट में, फ्रूट शूट में जो लगा है फ्रूट, फल तक भी हो सकती है। तो ग्लूकोज जो पत्ती में बना उसको नीचे और ऊपर यानी अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ये काम फ्लोएम का है। और नीचे रूट में वाटर और मिनरल को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम कौन है? जाइलम, ठीक है। और ये दोनों ट्यूब्स के फॉर्म में होते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। अब देखो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो इसमें नाम आएगा किसका? जाइलम का। तो इन जाइलम टिश्यू, अब जाइलम में भी दो टिश्यू होते हैं, कौन कौन से? ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। जाइलम में भी दो टिश्यू होते हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ठीक है। तो रूट, स्टेम और पत्तियों के जो ट्रैकिड और वेसल्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, है ना। जैसे मान लो ये रूट का ट्रैकिड वेसल, फिर उसके बाद स्टेम का ट्रैकिड वेसल, और फिर ये पत्तियों का ट्रैकिड वेसल। तो पत्तियों का, स्टेम का, रूट का ट्रैकिड वेसल्स आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, और इसके वजह से एक लगातार कंटिन्यूअस सिस्टम या पाथ बनता है किसका? एक वाटर कंडक्टिंग चैनल बन जाता है जो कि प्लांट के हर पार्ट में रीच करता है। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस। मतलब अब मान लीजिए ये रूट है, मान लेते हैं ये जाइलम यानी ट्रैकिड और वेसल्स हैं किसका? रूट का। अब ये किसके कांटेक्ट में है? सॉइल के कांटेक्ट में। अब सॉइल में आयंस हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयंस। तो एनर्जी खर्च करके सॉइल से इन आयंस को कौन ले लेता है? रूट के ट्रैकिड वेसल ले लेते हैं। अब आयंस गए तो आयंस के साथ साथ पानी और मिनरल्स भी रूट में चला जाता है। दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल, और इसीलिए वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। अब ये लाइन बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा समझो क्या कह रहा है। इस लाइन का मतलब समझ में आया? देखो सिंपल सी चीज है, प्लांट का जो रूट है वो किसके कांटेक्ट में? सॉइल के। अब सॉइल में क्या है? आयंस। सॉइल में क्या है? आयंस हैं। कौन से आयन? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। तो जो प्लांट है या प्लांट का रूट है वो एनर्जी खर्च करके, इसीलिए यहां लिखा है एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब एनर्जी खर्च करके वो इन आयंस को अंदर ले लेता है। रूट कहता है ए सॉइल तुम अपने सोडियम आयन को अंदर दे दो, तो सोडियम पोटेशियम आयन रूट में ज्यादा हो गए, सॉइल में कम। तो क्या क्रिएट हो गया? एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, है ना। क्या क्रिएट हुआ? डिफरेंस। क्रिएट्स ए डिफरेंस इन द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस। तो सॉइल और रूट के बीच में आयंस का जो कंसेंट्रेशन है वो डिफर कर गया, और इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए पानी किधर जाता है? सॉइल से रूट में जाता है। तो सॉइल से पानी कहां गया? रूट में आ गया, ठीक है। एंड टू न्यूट्रलाइज दिस डिफेक्ट वाटर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। तो अगर आपसे कहा जाए कि सॉइल से वाटर रूट में क्यों जाता है, कौन सी डिफरेंस को एलिमिनेट यानी खत्म करने के लिए, तो कौन सा डिफरेंस? आयंस का जो कंसेंट्रेशन है उसके डिफरेंस को खत्म करने के लिए
पानी रूट में चला जाता है, और एक बार रूट में आया तो ट्रैकिड और वेसल्स, किसके, रूट के ट्रैकिड वेसल से वो स्टेम के ट्रैकिड वेसल्स, और स्टेम के ट्रैकिड वेसल से वो लीफ के ट्रैकिड वेसल्स तक पहुंचकर वहां पत्तियों तक रॉ मटेरियल, पानी, मिनरल्स पहुंच जाता है, फिर फोटोसिंथेसिस में उसका यूज होता है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट द स्टेडली मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम क्रिएटिंग ए कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। तो इसका मतलब लगातार पानी लगातार रूट में भरता चला जाएगा, और ये पानी ऊपर वाले पानी को लगातार पुश करता जाएगा। तो इस तरीके से पानी को लगातार नीचे से पुश किया जा रहा है कि भैया ऊपर जाओ पत्ती की तरफ। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है स्टेडली पुश्ड अपवर्ड। समझ में आया? हावेवर, लेकिन यह प्रेशर काफी नहीं है। अगर पेड़ बहुत लंबा हुआ, मान लेते हैं कई मीटर लंबा, और पानी को उसके रूट से सबसे ऊपर की पत्ती तक पहुंचाना है, तो क्या इस प्रेशर से, जो प्रेशर अभी क्रिएट हुआ है, जो पानी को ऊपर ढकेल रहा है, क्या इससे काम चल जाएगा? तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए लिखा है हावेवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी एनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी आर कॉमनली सी इन द प्लांट्स। प्लांट यूज अनदर स्ट्रेटजी टू मूव वाटर इन जाइलम अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। अब ये प्रेशर काफी नहीं है, तो प्लांट इसके लिए एक और टेक्निक अप्लाई करता है। वो क्या करता है? पानी को ऊपर से खींचता भी है, यानी नीचे से ढकेला भी जा रहा है और ऊपर से खींचा भी जा रहा है। तो ये एक अनदर स्ट्रेटजी है जो पानी को अपवर्ड मूवमेंट कराने के लिए, एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्लांट एक दूसरी स्ट्रेटजी भी अप्लाई करता है। वो स्ट्रेटजी क्या है? ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब, क्योंकि ऊपर धूप पत्तियों पे पड़ रही है, पत्तियों के स्टोमेटा खुले हैं, और उन स्टोमेटा से पानी लगातार क्या हो रहा है? इवेपोरेट हो रहा है। तो ऐसा समझो कि जो धूप है, सन भगवान, सूर्य भगवान पानी को चूस रहे हैं। तो आप स्ट्रॉ से चूसते हो तो जो कोल्ड ड्रिंक है वो ऊपर आती है। बस यही टेक्निक, इसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel। अब जाइलम में पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक जाइलम में पानी भरा है, और पानी को नीचे से ढकेला भी जा रहा है और ऊपर से पानी खींचा भी जा रहा है। तो ये दोनों प्रेशर मिलकर पानी को प्लांट की ऊंची ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, पत्तियों तक, है ना। द सेल्स ऑफ ए लीफ क्रिएट ए सक्शन। सक्शन मतलब एक ऊपर का पुल क्रिएट हो रहा है। ट्रांसपिरेशन, पानी के इवेपोरेशन के कारण एक पत्तियों में सक्शन पैदा होता है। वो सक्शन पानी को पुल करता है कहां? जाइलम वेसल से, रूट से ऊपर की तरफ। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज ट्रांसपिरेशन। और प्लांट के एरियल पार्ट यानी पत्तियों से पानी का ये जो लॉस हो रहा है सनलाइट के कारण, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यानी ट्रांसपिरेशन के कारण पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, और रूट में जो पानी आ रहा है वो लगातार पानी को ऊपर ढकेल रहा है। तो एक तरफ से ऊपर खींचा जा रहा है और नीचे से ढकेला भी जा रहा है, और इस वजह से पानी ऊपर चढ़ता है। कहां? रूट से स्टेम, स्टेम से लीव्स तक। बात समझ में आ गई? दस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि तो ट्रांसपिरेशन ने क्या किया? ट्रांसपिरेशन ने पानी के एब्जॉर्प्शन और पानी के साथ साथ मिनरल्स के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प किया, ताकि जो पानी और मिनरल है वो रूट से कहां पहुंच जाए? लीव्स। किसकी मदद से? जाइलम की मदद से। और जाइलम में भी दो टिश्यू की मदद से, ट्रैकिड्स और वेसल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द टेम्परेचर रेगुलेशन। और ट्रांसपिरेशन से प्लांट ठंडा भी होता है, क्योंकि जैसे पसीना निकलेगा तो बॉडी ठंडी होती है, तो प्लांट से पानी इवेपोरेट होगा तो प्लांट ठंडा होगा। तो ये बॉडी टेम्परेचर में भी, प्लांट को टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी मदद करता है। कौन? ट्रांसपिरेशन। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट एट नाइट। अब रात में, दिन में तो दोनों हो रहा है। ट्रांसपिरेशन की वजह से पानी को ऊपर खींचा भी जा रहा है और रूट से पानी को ढकेला भी जा रहा है, ये दिन में।
लेकिन रात में तो धूप है नहीं, ट्रांसपिरेशन तो होगा नहीं, तो रात में केवल नीचे से ऊपर की तरफ जो पानी को ढकेला जा रहा है यानी पुश वाला काम चलेगा। बात समझ में आ गई? तो नाइट के समय द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, उसे हम रूट प्रेशर कह रहे हैं। पानी को जो ऊपर ढकेला जा रहा है ना, वो रूट प्रेशर है। तो रात में रूट प्रेशर केवल काम करता है और दिन में रूट प्रेशर के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी काम करता है, जिसकी वजह से पानी और मिनरल रूट से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, ट्रांसपिरेशनल पुल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स। देखो दो चीजें हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। दिन में दोनों काम करेंगे, लेकिन ज्यादा अच्छे से पानी को ऊपर खींचने में कौन हेल्प करेगा? ट्रांसपिरेशन। रात के समय में ट्रांसपिरेशन गायब, तो अकेला कौन काम कर रहा है? रूट प्रेशर। यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट कि दिन के समय में पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए, पानी के साथ साथ मिनरल्स को ऊपर चढ़ाने में काम तो दोनों कर रहे हैं, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन दोनों मिलके, लेकिन जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है, जो ज्यादा खींच रहा है, वो ट्रांसपिरेशन है, ना कि रूट प्रेशर है दिन के समय। और रात में तो केवल एक ही प्रेशर है, रूट प्रेशर, जो पानी को ऊपर ढकेल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब बात कर लेते हैं खाने का क्या। पानी और मिनरल्स का तो ट्रांसपोर्टेशन समझ में आ गया। अब so far we have discussed the transport of water and minerals in plant. Now let us consider how the product of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to the parts of the plant. अब हम ये समझते हैं कि पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज बना, उसको प्लांट की दूसरे बॉडी तक, चाहे वो रूट हो, शूट हो, फ्रूट हो, वहां तक कैसे पहुंचाया जाता है। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट का, है ना, सॉल्युबल प्रोडक्ट का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। और जैसा मैंने आपको बताया था कि खाने का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। और खाने का यानी ग्लूकोज, जो कि खाना है, जो कि फोटोसिंथेसिस से बना है, जो कि सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। और यह काम फ्लोएम से होता है। किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है। बात समझ में आ गई? बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट यानी ग्लूकोज के अलावा फ्लोएम और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? एमिनो एसिड भी ट्रांसपोर्ट करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और कुछ दूसरे सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेज आर स्पेशली डिलीवर टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट, फ्रूट एंड सीड एंड अप टू ग्रोइंग ऑर्गन्स। तो पत्तियों से ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड रूट तक, सीड तक, फ्रूट तक पहुंचाए जाते हैं। तो पत्तियों के कंपैरिजन में रूट नीचे है और पत्तियों के कंपैरिजन में हो सकता है कि फ्रूट और सीड ऊपर हो। तो यानी खाने और एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसलोकेशन अपवर्ड भी हो रहा है, डाउनवर्ड भी हो रहा है। बात समझ में आई? लेकिन पानी और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो केवल नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, वो बाई डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, समझो। पानी और मिनरल्स का जो मूवमेंट है वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, केवल अपवर्ड, रूट से लीव्स, जड़ से पत्तियों तक। लेकिन ग्लूकोज और एमिनो एसिड का जो ट्रांसलोकेशन है, यहां ट्रांसलोकेशन कहते हैं, वो फ्लोएम में अपवर्ड भी हो रहा है और डाउनवर्ड भी हो रहा है, यानी दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। नीचे डाउनवर्ड हो सकता है रूट में, ऊपर हो सकता है पत्तियों से ऊपर फ्रूट है वहां तक। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। और ये फ्लोएम के थ्रू हो रहा है। साथ ही साथ फ्लोएम में एमिनो एसिड का भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कहां से? पत्तियों से
कहां तक, रूट तक, फ्रूट तक, सीड तक, या ऐसे ऑर्गन तक जो ग्रो कर रहे हैं। द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इन सीव ट्यूब्स विद इन द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल्स। तो फ्लोएम के अंदर जैसे जाइलम में क्या था, जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स थे। जाइलम 2 टिश्यू से मिलकर बना था, है ना, ट्रैकिड और वेसल। उसी तरह फ्लोएम भी 2 टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एक होता है सीव ट्यूब्स, और सीव ट्यूब्स के बगल में कुछ होते हैं कंपेनियन सेल्स, और ये दोनों मिलकर ही फूड और एमिनो एसिड के ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं इन अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन। Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Utilizing energy यानी कि पानी और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च नहीं होती, वो एक फिजिकल फोर्स, पुश और पुल दोनों फिजिकल फोर्स है, उनके थ्रू हो रहा है। लेकिन जो खाने का और एमिनो एसिड का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है वो एनर्जी का यूज करके हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है। तो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू। जैसे कि मान लो सुक्रोज, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको ट्रांसफर करना है फ्लोएम टिश्यू में। कैसे होगा, तो इसके लिए एटीपी खर्च होती है, जिससे क्या मिलती है, एनर्जी, है ना। अब ये एनर्जी इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। अब एटीपी से एनर्जी पैदा करते हैं, वो एनर्जी इस मतलब फ्लोएम के टिश्यू में क्या कर देता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, जिसके कारण सारा पानी कहां चला जाता है, इस फ्लोएम के टिश्यू में। और फ्लोएम में पानी जाएगा तो पानी अपने साथ साथ सुक्रोज को ले जाएगा। तो सुक्रोज कहां आ गया, फ्लोएम में। सुक्रोज क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट, जैसे ग्लूकोज है वैसे सुक्रोज है। तो सुक्रोज कहां गया, फ्लोएम में। अब फ्लोएम सुक्रोज को कहां लेके जाएगा, रूट में, फ्रूट में, सीड में, ऊपर भी और नीचे भी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वही हो रहा है, यानी एनर्जी खर्च किया जाता है। दिस प्रेशर कॉजेज द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्प्रिंग में sugar stored in the root or stem tissue would be transported to the buds which need energy to grow। बात समझ में आ गई भैया। देखो फ्लोएम में पानी भरेगा तो फ्लोएम का क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मटेरियल को मूव करेगा किधर की तरफ, लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो जैसे मान लो स्प्रिंग का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है, अब स्प्रिंग में पत्तियों को ज्यादा खाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि पतझड़ चल रहा है, पत्तियां मुरझा के गिर रही हैं, नई पत्तियां आनी चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो जो खाना है जो इस समय कहां है, रूट या स्टेम में, तो ये रूट और स्टेम में जो खाना है वो खाना कहां आएगा, फ्लोएम में। क्यों आएगा, क्योंकि वहां एनर्जी खर्च करके फ्लोएम में पानी भरा गया, तो फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। तो यानी रूट और स्टेम में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है फ्लोएम का वो हाई है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फ्लोएम इज हाई एट रूट और स्टेम। और जो हमारा कली है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ठीक है। तो ये भी फ्लोएम से जुड़ा है, ये भी फ्लोएम से जुड़ा है। तो यहां का जो फ्लोएम है उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, और जो बड का, कली का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वहां फ्लोएम का वो लो है। तो इस फ्लोएम में क्या बह रहा है, इस फ्लोएम में है सुक्रोज। तो सुक्रोज किधर से किधर मूव करेगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर से लो ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करेगा। और इस तरीके से आपने एनर्जी खर्च करके सुक्रोज जो कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया। और सुक्रोज जैसे फूड का ट्रांसपोर्टेशन क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। इसीलिए यहां वर्ड यूज किया हुआ है, ट्रांसलोकेशन यूज हुआ है। खाने का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने ये ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया प्लांट्स में भी।
तो आई थिंक अब आपको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि अब आपने इस 1 घंटे के लेक्चर में आपका पूरा ट्रांसपोर्टेशन कवर हो गया। इस तरीके से अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो आपको ये लाइव प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो पूरा होता है, और इसी तरह आपके इसी चैप्टर के जो बाकी पार्ट्स हैं उनका वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद 4 वीडियो होंगे, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन। इससे आपका पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपको बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। थैंक यू सो मच सेशन से जुड़ने के लिए, सेशन देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।